बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पक्षी जीवन के बारे में, जिसमें हमने रिक्त स्थान, सही कथन और प्रश्न के उत्तरों और सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना सीखा। पक्षी जीवन के बारे में संक्षेप में हम फिर से पढ़ते हैं कि पक्षियों का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। जैसा कि पहले आपको पता था कि पक्षी अपने बच्चों को पालने के लिए, उनके अंडों को बचाने के लिए, अपने और बच्चों को दुश्मन से बचाने के लिए, शत्रु से बचाने के लिए किस प्रकार चोंच मार करके, प्रहार करके उनको सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं और अब उनकी रक्षा अंडों की करते हैं। फिर उनका जीवन किस तरह होता है, वो सोते हैं तो कुछ पक्षी घोंसले में सोते हैं, कुछ पक्षी जल के होते हैं वो जल में ही सोते हैं, कुछ खड़े होकर के, जैसा कि सारस पक्षी खड़े होकर सोता है। इस प्रकार सोने की क्रिया उनकी किस प्रकार होती है हमने वो देखा। फिर वो साफ सफाई की प्रवृत्ति के होते हैं, जिस प्रकार मनुष्य होते हैं वो साफ सफाई किस प्रकार रखते हैं कि वो अपने पूंछ की जड़ों में उनके तेल ग्रंथि होती है, जिसकी वजह से वो लेकर के अपने परों को साफ करते रहते हैं। और पक्षी हमेशा एक बार साल में जरूर पंख गिरा देते हैं और कुछ पक्षी साल में 2 बार गिराते हैं, शीत और शरद ऋतु में। लेकिन अधिकतर पक्षी किस ऋतु में गिराते हैं? शरद ऋतु में अपने पंख गिरा देते हैं। कुछ पक्षी तो 2-3 बार भी पंख गिराते हैं और नए पंख उनके आ जाते हैं वापस से। और पक्षी हमारे कृषि में भी सहायता करते हैं। हमारे पक्षी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। जैसे फसलों में कीड़े लग जाते हैं, फसलों में, बागों बगीचों में और फूलों फलों सब में कीड़े लग जाते हैं, तो वो कीड़े ये पक्षी खा करके हमारे फसलों को और बाग बगीचों सबको बचाते हैं। तो इस प्रकार पक्षी हमारे लिए बहुत मददगार है, हमारे जीवन में उनका अत्यंत महत्व है। हम उनसे बहुत सारी चीज़ें एक तरह से सीखते हैं। उनसे संघर्ष करना सबसे पहला तो हम सीखते हैं। वो अपने संघर्षपूर्ण जीवन में बच्चों के लिए दाना दिन भर विचरण करके दाना अदुनकी की खोज करते हैं। फिर वो शाम को आके अपने बच्चों के चोंच में अपने मुंह से वो दाना डालते हैं। छोटे कबूतर के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के मुंह में, चोंच में दाना, उसमें से रस लेते हैं, दूध पीते हैं, उसी में से मुंह डाल करके फिर अधपचा सा भोजन खाते हैं अपने कबूतर अपने माँ के मुंह में से, चोंच में से। तो इस प्रकार हमने देखा कि पक्षियों का जीवन किस प्रकार से होता है, पक्षी कितने प्रकार के होते, किस प्रकार के उसकी अंडे होते हैं। अंडे भी हर तरह के पक्षियों के, सब सारे पक्षियों के अंडे एक तरह नहीं होते हैं। कुछ पक्षियों के अंडाकार होते हैं, लेकिन कुछ पक्षियों के नाशपाती के आकार, जैसे टिटहरी अपने अंडे को जमीन पर देती है और वो इस प्रकार होते हैं कि वो जमीन के अंदर जो रंग होते जमीन में मिल जाते हैं, तो ताकि वो कोई भी पहचान ना सके, उसके अंडे को नुकसान ना पहुंचा सके। वो अपने अंडे को घोंसले में देते हैं ज्यादातर पक्षी, लेकिन उनको बचाने के लिए कुछ पक्षी अंडों को घोंसले में ना दे करके वो जमीन के अंदर गाड़ देते, जमीन के अंदर घोंसले अंडे देते हैं। इस प्रकार से जो पक्षी अंडों के बारे में बताया मैंने, उनके जो बच्चे होते हैं उनका तेजी से शारीरिक विकास होता है। पक्षियों के बच्चों का वो 11 दिन में ही शारीरिक विकास उनका हो जाता है, वो बढ़ जाते हैं और तुरंत पंख फैला करके उड़ने योग्य भी हो जाते हैं। तो पक्षियों का जो शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। और इसी प्रकार एक अबाबिल पक्षी है और एक जो ऑस्ट्रेलिया में है वो पक्षी क्या होती है कि वो जब वो जमीन पर, ये सब पक्षी जमीन पर अपने अंडे देते हैं। जब मतलब पक्षी सोते हैं किस प्रकार, वो है सारस है जो कि खड़े होकर के सोता है। तो हमने पक्षियों के बारे में पढ़ा, पक्षियों के अंडों के बारे में पढ़ा कि वो किस प्रकार अंडे देते हैं। वो नदी के किनारे, कुछ पक्षी जमीन के अंदर सुरंग में जाकर के अंडे देते हैं। जो सुरंग में अंदर अंडे देते हैं उसमें से एक अबाबिल पक्षी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, एक मेक्वाडोर है, उसका नाम है मेक्वाडोर। अब हमने ये भी देखा कि पक्षी जो हैं वो अपने पंख गिराते हैं तो फिर वो वापस से साल भर में एक बार पंख गिराते हैं तो वापस से आ भी जाता है। उसी प्रकार भोजन करने के लिए पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, तो वो उनकी चोंच इस प्रकार बनी होती है कि वो भोजन को अच्छी प्रकार से चीर फाड़ करके खा सके। बाज, चील और गरुड़ जैसे पक्षियों के दांत आगे की ओर नुकीले होते हैं और मुड़े हुए होते हैं, ताकि वे भोजन उनको चीर फाड़ करने में आसानी रहे, वो अपने उसमें से मांस को छुड़ा सके। वो इस प्रकार से उनका चोंच मुड़ा हुआ बना होता है।
अब कीड़े मकोड़े का नाश करते हैं, वो पक्षी हमारे लिए बहुत सहायता करते हैं कीड़े मकोड़े के नाश करने में। जब बहुत सुबह ही होती है तो ही सभी पक्षी आकर के कीड़े मकोड़ों को चट कर जाते हैं दोपहर होने के पहले ही। तो इस प्रकार पक्षियों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। पक्षियों से हम बहुत चीजें सीखते भी हैं, पक्षियों से बहुत चीजें हमें मिलती हैं। पक्षियों का संगीत सुनते हैं, पक्षियों को देखकर मन प्रसन्न होता है। पक्षियों के संगीत में कोयल की कूकू बहुत अच्छी लगती है, मोर का नाचना ये भी बहुत अच्छा लगता है, हंसों का जोड़ा। तो इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने भी हंसों का जोड़ा देख करके ही, जब एक बहेलिये ने हंस को मार दिया था, पक्षी मारने वाला, तो उसकी वजह से जब दूसरी हंसनी जो थी वो अपने विरह में, उस पक्षी के विरह में, हंस के विरह में वो रहती है, तो उसको देख करके महर्षि वाल्मीकि को उनके अंदर से काव्य फूटा, यानी एक उनके अंदर से कविता निकल पड़ी थी। तो इस प्रकार से उसी को देख करके उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया था। तो इस प्रकार पक्षियों से हम हमेशा प्रोत्साहित होते रहते, देखते रहते हैं, उनसे प्रेरित होते रहते हैं। उनकी तरह संघर्ष करना चाहिए हमें उनकी तरह जीवन में लगातार परिश्रम करना चाहिए। और पक्षी अपने दिन भर विचरण करते हैं, अपने बच्चों के लिए दाना दुनकी की खोज करते हैं, उसकी तलाश में दिन भर घूमते हैं, फिर शाम को लौटते हैं तो अपने पक्षियों को उस तरह भोजन कराते हैं, उनके मुंह में अपना दाना जो भी लेकर आए होते हैं वो अपने मुंह में उनके डालते हैं, उसके बाद वो दाना खा सकते हैं। तो पक्षियों का संघर्षपूर्ण जीवन इसी अगर कि उस पर उनके अंडों को सुरक्षा देना होता है, उनको शत्रुओं से बचाना होता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा पक्षी जीवन। इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो हमारे अभी उसे हल करने हैं। चलिए हम उसको करते हैं, प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहला है, किस कथन द्वारा मानव और पक्षी के घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि होती है? किस कथन द्वारा, यानी किस कहे के द्वारा क्या चीज कहा गया है मानव पक्षी के घनिष्ठ संबंधों को? किस कथन के द्वारा मानव और पक्षी के घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि होती है? यानी कि किस कथन के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य और पक्षियों में बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध होता है, पुष्टि होती है। तो इसका उत्तर होगा, प्राचीन काल में नल जो कि हंस के द्वारा उनके संदेश पहुंचाया था दमयंती ने, नल के पास दमयंती का हंस के द्वारा संदेश भेजना और छत पर बैठे कौवे की काग यानी काग की काव काव एक प्रकार का संदेश दे रहा है कि मानव और पक्षियों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। कौवे की काव काव से मानव और पक्षियों के घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि होती है।
छत पर बैठा हुआ काव काव करता हुआ कौवा है। फिर नल के लिए दमयंती का संदेश हंस के द्वारा भेजना, ये प्राचीन काल में होता था जब पक्षियों की मदद ली जाती थी अपने संदेश को कहने के लिए। उसी प्रकार जैसे कबूतर पत्र या कुछ संदेश लेकर के दूसरे एक प्रदेश से दूसरे देश में उड़ करके जाया करता था, पहले ये सब साधन थे। तो वो पक्षी हमारे लिए बहुत मददगार होते थे। इन साधनों को, इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्रों के द्वारा पहुंचाने के लिए, उस पत्रों पहले न डाक थे, न ही पत्र भेजने का कोई साधन था, माध्यम था, तो ये पक्षी हमारी मदद करते थे। तो इस प्रकार ये पहला था कि किस कथन के द्वारा मानव पक्षियों के संबंधों की पुष्टि होती है। तो प्राचीन काल में नल के पास दमयंती का हंस के द्वारा संदेश भेजना और छत पर बैठे काव काव कौवे की काव काव, ये संदेश देता है कि मानव पक्षियों में घनिष्ठ संबंध है। दूसरा है पक्षी किन स्थानों पर बसेरा लेते हैं, वह किस प्रकार शयन करते हैं। पक्षी किन स्थानों पर बसेरा लेते हैं, यानी किस जगह रहते हैं, और किस प्रकार शयन करते हैं। शयन का मतलब होता है सोते हैं, सोना। तो पक्षी जो होते हैं वो किस प्रकार किन स्थानों पर रहते हैं और कहां पर सोते हैं, तो उसका उत्तर है पक्षी ज्यादातर, या तो यहां पे लिख सकते हैं पक्षी अधिकतर घोंसलों में, अपने घोंसले में विश्राम करते हैं। अपने घोंसले में विश्राम करते हैं। कुछ पक्षी क्या करते हैं, कुछ पक्षी पेड़ों की डाल, पेड़ों की झुरमुटों और डालों पर रात भर बैठे रहते हैं। जल पक्षी जो होते हैं, जल पक्षी जल में सोते हैं। जो जल के पक्षी होते हैं वो जल में सोते हैं। और सारस पक्षी जो है, सारस पक्षी जो कि भी जल में रहता है, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है। सारस पक्षी खड़े खड़े ही शयन करता है, शयन क्रिया करता है, यानी कि सोता है खड़े खड़े, सारस पक्षी। ठीक है, तो इस प्रकार ये आराम किस प्रकार करते हैं, बसेरा कहाँ लेते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई। तीसरा है इसमें एक और है कि अधिकतर पक्षी डैनों में अपने पंख डालकर विश्राम करते हैं, सोते हैं या विश्राम करते हैं। ठीक है, तो ये था कि किस प्रकार वो शयन करते हैं, कहां पर वो बसेरा लेते हैं। तीसरा है जीवन का खतरा अनुभव करने पर पक्षी क्या करते हैं। जीवन का खतरा अनुभव करने पर, यानी कि उनको लगता है कि यहाँ पे खतरा है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, तो मैं यहाँ ऊपर लिखूंगी जीवन का खतरा अनुभव करने पे पक्षी क्या करते हैं। प्रश्न 3 है, जीवन का खतरा अनुभव करने पर
पक्षी क्या करते हैं? जब उनको लगता है कि उनके जीवन पे खतरा है तो वो उत्तर लिखिए। खतरा जानकर पक्षी जीवन का खतरा जानकर जीवन का खतरा जानकर एक दूसरे को अपनी आवाज में विशेष चेतावनी डाल देते हैं। एक दूसरे को अपनी विशेष आवाज में चेतावनी देते हैं। अपनी विशेष आवाज में होशियार कर देते हैं, चेतावनी देते हैं। संतान की रक्षा के लिए अपनी चोंच से प्रहार भी करते हैं। संतान की रक्षा के लिए अपनी चोंच से प्रहार भी करते हैं। ऐसे में बच्चे अपने मां के पंखों में छिपकर बैठ जाते हैं। जब वो ऐसा खतरा जानते हैं तो वो चेतावनी दे रहे होते हैं, उनके मां के पंखों में बच्चे छिपकर बैठ जाते हैं। तो ये उनके जीवन का खतरा जब होता है तो अनुभव करते हैं, तो पक्षी इस तरह से काम करते हैं। अगला प्रश्न चौथा है कि पक्षी मनुष्य की किस प्रकार सहायता करते हैं? पक्षी मनुष्य की किस प्रकार सहायता करते हैं? चलिए तो हम उत्तर लिखते हैं इसका। पक्षी कीड़े मकोड़ों का नाश करके हमारी बड़ी सहायता करते हैं। कीड़े मकोड़ों का नाश करके हमारी बड़ी सहायता करते हैं। कीड़े मकोड़े की सहायता करके बड़ी नाश करके सहायता करते हैं। जंगलों, फूलों, फलों, बाग बगीचों, से कीड़ों आदि को नष्ट करके कीड़ों की सेनाओं को नष्ट कर देते हैं। और हमारी फसलों को बचाते हैं, फसलों की रक्षा करते हैं। पौ फटते ही यानी सुबह होते ही सारे पक्षी सभी कीटाणुओं, कीड़ों मकोड़ों को दिन ढलने, सुबह सूरज निकलने तक
समाप्त कर देते हैं या चट कर डालते हैं। सूरज निकलने तक चट कर जाते हैं यानी खत्म कर डालते हैं। तो इस प्रकार हमारी मदद करते हैं कीड़ों मकोड़ों को नाश करने में पक्षी, और बाग बगीचों से कीड़ों की सेनाओं को खत्म कर देते हैं, हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। पौ पट्टे ही सारे पक्षी दिन निकलने तक, सूरज निकलने तक सभी कीड़ों मकोड़ों को समाप्त कर देते हैं। तो ये था प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इसमें का भाषा बोध का प्रश्न। भाषा बोध में क्या क्या प्रश्न है हम देखते हैं। आइए, भाषा बोध में पहला है क्रिया से विशेषण बना के लिखना है। भाषा बोध के प्रश्न में क्रिया से विशेषण बनाइए। क्रिया जिस काम को करना या होना पाया जाता है, जिस काम में, उसको क्रिया कहते हैं। अब उससे हमें विशेषण बनाना है, यानी कोई काम हो रहा है तो उस काम में हम ढूंढेंगे विशेषण किस प्रकार से निकलता है। तो पहला है मरना, सड़ना, बेचना और कमाना। चार आ जाते हैं, मरना, दूसरा सड़ना, तीसरा बेचना और चौथा कमाना। अब हम देखते हैं क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं। क्रिया क्या होती है? किसी भी काम को करने या होने में, जब किसी भी काम को करना या होना जिस शब्द में पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। और विशेषण क्या होता है? जब हम किसी भी चीज के बारे में, उसकी गुण या दोष, उसकी तारीफ या उसकी बुराई कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, उसको विशेषण कहते हैं। तो क्रिया से विशेषण कैसे बनता है? क्रिया क्या है? तो क्रिया अगर है मर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, ये क्रिया हो रही है। जैसे मरना एक क्रिया इसमें है, तो मरना से हो जाता है विशेषण, यानी उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, यानी कि वो मरियल है। मरना से मरियल, मरा हुआ सा फील होता है, तो ये मरियल इसकी विशेषता है। सड़ना, कोई चीज सड़ रहा है तो उसकी विशेषता हो जाएगी, इस तरह से विशेषण हो जाता है उसका सड़ियल, यानी कि वो चीज सड़ियल है, सड़ा हुआ है। सड़ना मतलब सड़ रहा है, और सड़ियल मतलब सड़ चुका है, ये सड़ियल से समान है वस्तु, उसकी विशेषता बताया गया। बेचना, कोई चीज हम बेच रहे हैं, बिक रहा है, तो उसको उसकी जो क्वालिटी आएगी, यानी ये बिकाऊ चीज है, विशेषता, विशेषण हो गया बिकाऊ। बेचना से बिकाऊ इसका विशेषण हो गया। अब है कमाना, कोई चीज हम कमा रहे हैं, कमाना यानी कमा रहे हैं, यानी इसका विशेषण हो जाता है कमाऊ। कोई चीज बिक रहा है बिकाऊ, कमा रहे हैं कमाऊ, ये विशेषण से, क्रिया से विशेषण हमने चूज किया, बनाया। अब दूसरा है निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय कीजिए। लिंग निर्णय मैंने आपको बताया था कि दो तरह के लिंग होते हैं, जिसमें पहला होता है स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। इस तरह से दो लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग और स्त्री जाति का तो स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। लिंग निर्णय कीजिए। तो पहला नंबर पे है हंस, दूसरा चूहा, छिपकली, सांप। हंस, दूसरा चूहा, छिपकली, सांप। ठीक है, तो ये चार इसमें यहां मैं लिख रही हूं। अगला यहां लिख रही हूँ, पांचवा है झरना, नदी, वाल्मीकि, दमयंती। झरना, नदी, वाल्मीकि और दमयंती। ठीक है, तो ये है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दोनों का लिंग निर्णय हमें लिखना है। कौन सा लिंग यहाँ पर लिखा जाएगा? तो पहला हंस,
तो हंस का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो हंसनी होता है। तो हंस कौन सा शब्द हुआ? हंस का शब्द हो गया ये पुल्लिंग शब्द। यहाँ लिखिए पुल्लिंग। तो हम इसका लिंग निर्णय करना है, इस वजह से इसमें हम लिख रहे हैं पुल्लिंग। इसका लिंग बदलना नहीं है, इसमें लिंग लिखना है। कौन सा लिंग आता है? हंस तो पुल्लिंग है। चूहा इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है चूहिया, इसलिए ये है पुल्लिंग शब्द। पुरुष जाति को प्रदर्शित कर रहा है तो ये पुल्लिंग शब्द। फिर छिपकली, छिपकली स्त्री जाति का आ जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाती है छिपकली। नेक्स्ट आता है सांप। तो सांप की सापिन जो कि उसकी स्त्रीलिंग होगा तो ये पुल्लिंग हो जाता है सांप, पुल्लिंग में आता है। फिर है झरना। तो झरना का जो है वो है स्त्रीलिंग, इस झरना भी आता है पुल्लिंग में। आ की मात्रा है और पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है झरना। नदी ये है स्त्रीलिंग में। फिर है वाल्मीकि, ये पुल्लिंग में आते हैं क्योंकि ये ऋषि वाल्मीकि हैं, पुरुष जाति को संबोधित कर रहे हैं। और दमयंती ये हो जाता है स्त्रीलिंग, ये भी एक स्त्री है इसलिए ये हो गया स्त्रीलिंग, स्त्री जाति को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग निर्णय हमारे इस पार्ट का। देखते हैं फिर से। हंस पुल्लिंग, चूहा पुल्लिंग, छिपकली है स्त्रीलिंग, सांप पुल्लिंग, झरना पुल्लिंग है, फिर नदी स्त्रीलिंग, वाल्मीकि पुल्लिंग और दमयंती स्त्रीलिंग है। तो ये था लिंग निर्णय हमारे इस पाठ का। अब अगला हम करेंगे विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक। तो चलिए देखते हैं। विशेषण मैंने बताया था आपको कि किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के थे। उसमें के 2 प्रकार इसमें हमें लिखने हैं। ग निम्नलिखित शब्दों के संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मतलब कि पता है कि कितने लोग हैं, निश्चित संख्या में कितने हैं, निश्चित संख्यावाचक। तथा अनिश्चित संख्यावाचक यानी इसमें निश्चय नहीं है कि कितने होंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से शब्द वाक्य ऐसे हैं जिसमें कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो पहले मैं विशेषण के बारे में आपको बताया था मैंने कि विशेषण वो है जो विशेषता बताता है। विशेषण की भी 3 अवस्थाओं में बताया था कि उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था। मूलावस्था विशेषण जो कि सिर्फ नॉर्मली बोलते हैं कि ये सुंदर लड़की है, वह अच्छा गुलाब है, वो सिंपल सा वर्ड उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर हम उत्तरावस्था की बात करें तो एक विशेष्य का दूसरे विशेष्य के साथ तुलना की जाए तो वो उत्तरावस्था होती है। उस तुलना में वो खूबसूरत है तो वो उत्तरावस्था। उत्तमावस्था वो विशेषण की अवस्था होती है जिसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, कोई बहुत ज्यादा अच्छा चीज है, उत्तम हो, सबसे अच्छा हो, वो उत्तमावस्था में आती है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी। ये था संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है जिसमें कि हमें पता चलता है, पता रहता है कि कितनी चीजें, कितनी संख्या में कुछ लोग हैं, कितनी मात्रा में क्या चीजें हैं। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में उसका कुछ अनुमान नहीं होता है, हमें ये नहीं पता होता है कि कितनी मात्रा में क्या चीजें हैं। वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो हम इस पाठ में करेंगे 2 रुपए का क्या होता है, संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा है अरबों तारे, फिर 10 विद्यार्थी और 10 विद्यार्थी, फिर आता है चौथा नंबर पे कई बंदर। तो देखिए
इसमें हमें ढूंढना है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक जैसा कि मैंने बताया कि उसमें पता है हमें कितने मात्रा में, कितने नंबर, कितने ज्यादा संख्या में लोग हैं, वो हमको उस बारे में पता होता है। तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसपे कि हमारा 2 रुपए, वो निश्चित या अनिश्चित, निश्चित है, यानी हमें पता है कि 2 रुपए हैं। कितने हैं? 2। तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह है निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द। अब है दूसरा अरबों तारे। अरबों का मतलब बहुत ज्यादा, अरबों का तो अता पता ही नहीं कितने हो सकते हैं, असंख्य, अरबों। इसका मात्रा निश्चित नहीं है, इसके कितने सारे तारे होंगे आसमान में, तो ये है अनिश्चित, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द है। इसके बाद आता है 10 विद्यार्थी। हमें पता है कि कितने विद्यार्थी हैं, तो वो है 10। इनकी संख्या का हमको पता है, तो ये क्या हो जाता है? संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये निश्चित कर रहा है कि यहाँ पे विद्यार्थी 10 ही हैं, तो ये हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है कई बंदर। कई, कई का मतलब कि पता ही नहीं है कितने बंदर हैं, अनिश्चित, कुछ नहीं पता, ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये हमें पता चला कि संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। आपको पता चला कि संख्या, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में क्या फर्क है। निश्चित संख्यावाचक यानी हमें पता है कितनी मात्रा में कौन सी चीज है, और अनिश्चित संख्यावाचक में हमें कुछ नहीं पता होता है कितनी मात्रा में कौन सी चीज वहां पर मौजूद है, ये अनिश्चित है। इस प्रकार से पहला था कि 2 रुपए, तो ये निश्चित है क्योंकि 2 रुपए हैं। 2, 3, 4 तो निश्चित है क्योंकि ये संख्या में पता है। लेकिन अरबों तारे का संख्या नहीं पता कितने हो सकते हैं, वो अनगिनत है, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। फिर है 10 विद्यार्थी, जिसमें कि हमें विद्यार्थियों की संख्या पता है, ये 10 है, इसलिए ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और कई बंदर, जिसमें कि हमको पता नहीं है कि कितने बंदर वहां हो सकते हैं, तो ये हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हमने इस भाषा बोध में लिंग निर्णय पढ़ा, भाषा और विशेषण क्रिया से विशेषण बनाना सीखा, और अनिश्चित और निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के बारे में जाना। तो ये था भाषा बोध इस पाठ 11 पक्षी जीवन का। पक्षी जीवन के बारे में आपको पता चला, पक्षी की क्या महत्व, पक्षी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत महत्व देते हैं, वो बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण काम करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को हमेशा श्रम करना पड़ता है, संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उस तरह पक्षियों का भी जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। पक्षी हमारे आसपास रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, उनकी मधुर ध्वनि सुनते हैं, उनको नाचते हुए देखते हैं, जैसे कि मोर। उस प्रकार हर तरह से पक्षियों का भी जीवन देखने लायक है कि वो कितना अपने बच्चों की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, उनके अंडों की रक्षा करते हैं, घोंसले बनाते हैं, दिन भर विचरण करते हैं और दाने की तलाश में अपने बच्चों को खिलाने के लिए संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों को दूसरे जानवरों या दूसरे पक्षियों से बचाने के लिए, उनके अंडों को बचाने के लिए किस प्रकार एक अपनी चोंच से प्रहार करते हैं। फिर इस प्रकार उनके सफाई का भी अपना ध्यान रखते हैं। वो अपने पूंछ की जड़ों से तेल ग्रंथि जो उनके पूंछ की जड़ों में पाई जाती है, उससे पक्षी अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, अपने परों को साफ रखते हैं। वो अपने परों को साल में कुछ पक्षी 1 बार गिराते, कुछ पक्षी 2 बार अपने परों को गिराते हैं, फिर दूसरे पर निकल आते हैं। उनकी चोंच बहुत नुकीली भी होती है, आगे से मुड़ी हुई होती है। वो लंबे लंबे जो पक्षी होते हैं, जैसे गरुड़, चील और बाज। तो इस प्रकार से हमने पक्षियों के बारे में पूरा व्याख्यान सुना, किस प्रकार के पक्षी होते हैं, किस तरह के वो जीवन जीते हैं, कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, कैसे उनका लालन पालन करने में उनको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है।
तो ये था पक्षी जीवन।